मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है नाम हम बाद में बताएंगे। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख ले, पहले हम उसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है वो बाद में, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस के हिसाब से हर बिजनेसमैन चाहता है कि उनका बिज़नेस ग्रो हो, उनका बिज़नेस हमेशा बढ़ता रहे। तो अज्यूम करते हैं आप लोगों ने हमारा बिज़नेस किया और हमारा बिज़नेस काफ़ी बढ़ गया है, और हमने ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये वेयर हाउस है जहाँ पे हम अपने सब गुड्स को स्टोर करते हैं। हर बिजनेसमैन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को स्टोर करता है, और जैसे जैसे उसकी डिमांड होगी वैसे वैसे गुड्स को बेचा जाता है। ठीक है, तो हम 25 लाख 50 लाख का जो भी माल है हमने ये गोडाउन में रखा है। अज्यूम करो कि हमने ये माल अभी कुछ ही दिनों पहले खरीदा था। इसी के बगल में ये इलेक्ट्रिक पोल गया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ और एक आग लग गई। अब ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आग हो सकता है हमारे गोडाउन पे आ जाए और हमारे गोडाउन जल जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिवाली के वक्त हम सब दिवाली बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं, काफ़ी पटाखे जलाते हैं। ये बच्चा जैसे रॉकेट जला रहा है और हैप्पी दिवाली बोला, लेकिन गलती से अगर ये रॉकेट हमारे गोडाउन में गया और वहाँ पे आग लग गई तो क्या होगा? ये होगा, आग लग जाएगी और सारा का सारा हमारा माल जल जाएगा और हमारा पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं और सोचो हमने 50 लाख का माल स्टोर किया है और हमने इसका इंश्योरेंस नहीं निकाला। अगर हमने इसका इंश्योरेंस नहीं निकाला तो क्या होगा? तो ये पूरा 50 लाख क्या हो गया? हमारा लॉस। इस बच्चे की तो हैप्पी दिवाली हुई, लेकिन हमारा दिवाला हो गया, हम रोड पे आ जाएंगे, इतना बड़ा लॉस हो गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, फायर इंश्योरेंस क्लेम। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमेशा हमारे बिजनेस को रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। हम उसको रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, कैसे करेंगे? इंश्योरेंस लेकर के। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर इंश्योरेंस क्लेम। अब फायर इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है? फायर इंश्योरेंस ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी जो दोनों एग्री होते हैं कि मैं कंपनी हूँ और मैंने पॉलिसी निकाला है तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करूँगा टू इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये एश्योरेंस दे रही है कि फ्यूचर में कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज होगा बिकॉज ऑफ फायर, सो वो पूरा का पूरा लॉस मुझे भरपाई, मेरे लॉस की भरपाई होगी, मुझे वो लॉस का अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके दो कंडीशंस है। जब भी आग लगती तो उसकी दो कंडीशंस होने चाहिए। एक तो देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, जब आग लगेगी तो वहाँ पे आपको लॉस होना चाहिए, और दूसरा है ये आग एक्सीडेंटल होनी चाहिए। मतलब ये आग आपने लगाई है तो नहीं चलेगा, ये जैसे हमने एग्जांपल लिया था ऊपर, शॉर्ट सर्किट हुआ हो या फिर दिवाली में आग लग गई हो, इस तरह का अगर केस है तो ये हम इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल लॉस। ये लॉस हमारा कवर किया जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी के प्रोसीजर। पहले हमें क्या करना है? जब भी हम कंपनी में आग लगती है, हमारे जो भी वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होंगे, उनका सबसे पहला काम ये होगा कि वो 101 वो पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करेंगे कि आग लग गई है। और आग लगने के तुरंत बाद जब वो आएंगे तो जो भी हमारा प्रीमाइसेस है वो प्रीमाइसेस हमें वैकेट करना पड़ेगा। टेम्पररी होगा ये, क्योंकि जब तक फायर वालों, जो इंश्योरेंस वालों की जो प्रोसीजर फुलफिल पूरा नहीं होगा तब तक वो जगह यूज़ में नहीं आएगी। इसके बाद हमें करना है एस्टिमेट द लॉस, कि हमारा कितना माल जल गया है। हम उसका मुआयना करेंगे, हम उसका एस्टिमेट निकालेंगे जो भी लॉस हुआ था, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वो लॉस हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम, हम हमारा स्टेटमेंट बना करके अप्रोच करेंगे इंश्योरेंस को और एक फाइल कर देंगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम कि इतना हमारा नुकसान हुआ है। अब हमने जो भी एस्टिमेट दिया है कि हमारा इतना लॉस हो गया है, वो इंश्योरेंस कंपनी हम पे रिलाई नहीं करती है। इंश्योरेंस कंपनी अपना एक सर्वेयर भेजेगी और वो सर्वेयर आके पूरा सर्वे करेगा, और उसके बाद विद इन 90 से 120 डेज के अंदर हमें हमारा मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये है कि हमेशा गुड्स फुल इंश्योर्ड होने चाहिए। अगर आपने पूरा इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो अगर आपने कम इंश्योरेंस निकाला है तो उतने प्रपोर्शन से आपका क्लेम अमाउंट कम हो जाता है। तो वही हमारा लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट ओवर अंटिल यू से सो।
अगर उन्होंने जितना पैसा दिया है आप ले लेते हो तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपका 50 लाख का नुकसान हुआ और वो आपको 35 लाख दे रहे हैं और आप लेने से इनकार कर रहे हो, तो ये इशू चलता रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल लॉस। अभी ये लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सिंपल मेथड है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो अब तक बनाया है, यहाँ पे जब हम बनाएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, लेकिन हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड करेंगे जिसका नाम है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो फुल ईयर का बनता है। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनेगा। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च बनेगा। बट मेमोरेंडम वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा ट्रेडिंग बनेगा वो उस दिन तक का बनेगा जैसे हमारा 1 अप्रैल को ईयर शुरू हुआ और आज आग लग गई, तो आज जो भी तारीख है वो तारीख, तो हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेकर के द डे ऑफ फायर उस दिन तक का हम स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये पैटर्न सेम है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट जिस तरह से बनता है वैसे ही होगा। यहाँ पे आएगा डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न, देन वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट में बाद में बताता हूँ। यहाँ होगा बाय सेल्स लेस रिटर्न एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्यों बैलेंसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हमें प्रॉब्लम में मैक्सिमम केस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया होगा, तो हम जो भी सेल्स है वो सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये क्लोज करते तो हमें बैलेंस इस तरफ मिलता है, ये बैलेंस होगा हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब जब कंपनी में आग लगी तो इतना माल जला, इतना माल हमारा गोडाउन में था। एक एग्जांपल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 5000 का स्टॉक था और परचेजेज में हमने 1 लाख का माल खरीदा। अज्यूम करते हैं रिटर्न नहीं है, तो हमारे पास ऑलरेडी 5000 का स्टॉक है और हमने 1 लाख का स्टॉक खरीदा, तो टोटल हो गया 1,05,000 का यूनिट, जिसमें से अगर हम अज्यूम कर रहे हैं हमने 80,000 यूनिट बेच दिया। 1,05,000 में से अगर 80,000 यूनिट बिक गया तो गोडाउन में कितना स्टॉक बचेगा, 25,000। तो हमारा जब कंपनी में आग लगी तो हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक कितना होगा, 25,000। कैलकुलेशन ऑफ लॉस। अब लॉस का कैलकुलेट करने के लिए अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमें पता चलेगा कि 25,000 यूनिट जल चुका है, तो हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर विल बी सो मच अमाउंट, जो भी हमारा 25,000 यूनिट था, लेस सैल्वेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्वेज इज गुड्स सेव फ्रॉम फायर। जब आग लगती है तो ऐसे नहीं कि हमें खड़े होकर देखते रहना आग को, जितना हम गुड्स को बचा सकते हैं हम उसको सेव करेंगे। जो भी हमने गुड्स सेव कर लिया, जब आग लग रही थी, जैसे 25,000 का माल था, 25,000 यूनिट था और हमने 5,000 यूनिट बचा लिया, तो एक्चुअली हमारा लॉस कितना हुआ है, 20,000 यूनिट का। तो एस्टिमेटेड स्टॉक जब आग लगी तो 25,000 यूनिट अवेलेबल था, जिसमें से 5,000 यूनिट हमने सेव कर लिया, तो जो भी बचा है यूनिट वो होगा हमारा एक्चुअल लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अब हम जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अंडर इंश्योरेंस। मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, अगर हमारे पास गोडाउन है और गोडाउन में 50 लाख का माल स्टोर किया है तो हमें इंश्योरेंस भी 50 लाख का निकालना चाहिए। अगर हमने इंश्योरेंस 50 लाख या उससे ज़्यादा निकाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लॉस है पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर अंडर इंश्योरेंस है, मीन्स हमने 50 लाख का माल रखा है और पॉलिसी सिर्फ 40 लाख की निकाली है, तो हमने पूरे माल का 80% इंश्योरेंस निकाला है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ 80% क्लेम पे करेगी, जिसके लिए हम वो एक वर्ड यूज़ करते हैं एवरेज क्लॉज। वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लॉस मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, एक बार और देख लेते फॉर्मूला क्या है। एक्चुअल लॉस जो हमारा 20,000 यूनिट जला है वो डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लॉस जो 25,000 यूनिट हमने रखा था, तो ये इसका 80% आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट, जो भी हमने पॉलिसी निकाला तो उसका हमें 80% मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम अकाउंट, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। पहला है, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन देन वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके कैलकुलेट करना है कि लॉस कितना हुआ था, लेकिन
अगर हमें प्रॉब्लम में कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया होगा, तब हमें लास्ट ईयर को बेस लेना पड़ेगा और लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और हम जीपी रेशियो निकालेंगे। तो जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट था वही ग्रॉस प्रॉफिट मान करके चलेंगे और वही इस बार अप्लाई करके हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है तो हमें उसे कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज ओवर वैल्यू? ओवर वैल्यू मतलब हमारे पास स्टॉक 50,000 का स्टॉक था, लेकिन वो 10% ओवर वैल्यू कर दिया हमने। मतलब हमने बुक में दिखाया है 55,000 का, लेकिन इसकी एक्चुअल कीमत है 50,000। अब हमें उसको कॉस्ट पे लाना है। हमारे हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा कि स्टॉक आर वैल्यू 10% अबव कॉस्ट, मतलब 10% ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उस 55,000 को ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, हमें हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब वो ओवर वैल्यू बोला है, कितने से ओवर वैल्यू है? 10% से। तो 100 का 10% होगा 110, तो हम डिवाइड बाय 110 करेंगे। ठीक है। अंडर वैल्यू में भी क्या होगा? अगर बोला ये स्टॉक 10% अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मतलब सेम वॉट एवर वैल्यू दिया, जो वैल्यू दिया है मल्टीप्लाई बाय 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय। इस बार ये ओवर बोला है या अंडर, इस बार ये 10% अंडर वैल्यू बोला है, तो 100 का 10% इज 10, तो 100 माइनस 10 इज 90, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 90। तो एक बेस याद रखना है, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ओवर रहा तो 100 में ऐड करके नीचे आएगा, अगर अंडर रहा तो माइनस करके नीचे आ जाएगा। अगर परचेज और सेल हमें नहीं दिया है प्रॉब्लम में, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी रिगार्डिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ऐसे केस में हमें डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस बेस पे उस अकाउंट से हमें क्या मिलेगा, परचेज और सेल्स मिल जाएंगे। परचेज और सेल मीन्स ओनली गुड्स, मीन्स हमारे पास ट्रेडिंग में सिर्फ गुड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। परचेज हमने गुड्स किया है, सेल हमने गुड्स किया है। कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ एसेट्स और सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ एसेट। अगर ऐसा सिनेरियो या ऐसा केस दिया है तो हम क्या करेंगे, परचेज में से एसेट्स को माइनस कर देंगे, सेल में से भी एसेट्स को माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी से डील करता है जिसमें सिर्फ कमोडिटी लिया जाएगा, एसेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, एसेट्स को रिमूव करना है परचेज से भी और सेल से भी। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ऑल एबनॉर्मल गुड्स टू बी रिमूव्ड कंप्लीटली। नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल गुड्स? अब जैसे ऊपर हमने देखा था सैल्वेज, जब आग लगी और हमने गुड्स बचाया तो उसमें से कुछ गुड्स अच्छी कंडीशन में होंगे और कुछ गुड्स खराब कंडीशन में होंगे। एबनॉर्मल का मतलब होता है जिस पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। दोज गुड्स विच कैन नॉट पोजेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन आर नोन एज अबनॉर्मल गुड। जिसपे हम नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता उसको हम एबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इसको हम शॉप सॉइल गुड भी बोलते हैं, पुअर सेलिंग लाइन गुड्स भी बोलते हैं, आउटडेटेड गुड्स भी बोलते हैं। अगर आपको एबनॉर्मल गुड्स दिया है तो इसको हमें कंप्लीटली रिमूव करना है, डेबिट से भी और क्रेडिट से भी। इसकी इंफॉर्मेशन हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। इसका ट्रीटमेंट, जब भी आपको एबनॉर्मल गुड्स दिया है हमें 3 चीज निकालनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या है और उसका सेल प्राइस क्या है। 3 चीज निकालनी है, क्या क्या, कॉस्ट, वैल्यू और सेल। अभी ये कॉस्ट क्या होता है, अज्यूम करते हैं जो मैंने माल खरीदा था आउटडेटेड हो गया है, उसको मैंने 5,000 में खरीदा था, लेकिन सिंस वो आउटडेटेड हो चुका है, अब जब वो मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे उसका पूरा प्राइस नहीं मिलेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 4,000 मिलेगा। वैल्यू इज अजम्पशन, ये अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है मुझे 4 से ज़्यादा भी मिलेगा या 4 से कम भी मिलेगा, बट जब हम उसको सेल करने जाते हैं तो हो सकता है 3,000 में माल बिक जाए या 4,500 में बिक जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये श्योर नहीं है। अगर ये एबनॉर्मल गुड्स लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है तो हमें क्या क्या इफेक्ट क्या क्या करने हैं। जो भी कॉस्ट है वो हमें लास्ट ईयर के परचेज से माइनस करना है। जो भी कॉस्ट है, जो मैंने 5,000 का कॉस्ट अज्यूम किया, वो हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेज। जो हमने वैल्यू अज्यूम किया 4,000, वो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। सेल, लेस फ्रॉम द ईयर ऑफ सेल, जिस साल में बेचा। अगर ये पिछले साल बिका है तो पिछले साल के सेल में माइनस, पिछले साल के सेल से माइनस होगा। अगर ये इस साल बिका है तो इस साल के सेल से माइनस होगा। अगर ये एबनॉर्मल गुड्स हमारे करंट ईयर में दिया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है, तो कॉस्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम परचेज। लेकिन ये परचेज लास्ट ईयर से होगा, इस साल के परचेज से कुछ नहीं होगा।
वैल्यू लेस फ्रॉम लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। एंड सेल लेस फ्रॉम द ईयर ऑफ सेल, जो ईयर में माल बिका है, जिस साल में हमने माल को बेचा उस साल से हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसके बेस पे हम एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25 अगस्त। आग लग गई है, कब लगी है, 25 अगस्त को। तो यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक बनेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट, शुरू से लेकर के ये डेट, ठीक है, 25 अगस्त तक। व्हेन अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, सैलवेज वॉज ₹15,000। एक लार्ज हमारा काफ़ी स्टॉक जल गया जिसमें हमने 15,000 का माल बचा लिया। ये 15,000 का जो माल बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलवेज। अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी। नाउ सी द डेट ऑफ कमेंसमेंट कभी है, 1 जनवरी से लेकर के 28। तो हमारा यहाँ से यहाँ का जो पीरियड होगा उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ का परचेज कितना दिया है, 85,000। यहाँ से यहाँ का सेल दिया आपको 90,000। उसी ड्यूरेशन में दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वैट टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया हमारा ड्राइंग, ये हमने लोअर लेवल में किया है। जब भी बिजनेस से गुड्स बाहर जाता है, ड्राइंग बोल के इसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के या मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स स्टॉक ऑन 1 जनवरी हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक 40,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, वही तो हमें निकालना है, क्योंकि जब आग लगी तो गोडाउन में कितना माल पड़ा था वो हम कैलकुलेट करेंगे। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट अ कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.1/3%। ना यहाँ पे जीपी रेशियो दे दिया है। हमने ऊपर पॉइंट देखा, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है तो हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे। तो हमें यहाँ पे जीपी दे दिया है, कितना है जीपी हमारा, 33.1/3%। The insurance policy was for ₹50,000. It include an average clause. अभी एवरेज क्लॉज का मतलब ये हो गया हमारा गुड्स फुल इंश्योर्ड नहीं था, तो जो भी हमारा लॉस हुआ पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेगी, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम एक्चुअल क्लेम कैलकुलेट करेंगे। अग्नि आस्क यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम स्टेटमेंट बना के देना है वो किस तरह बनेगा, चलिए हम देखते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक बनता है, ये कमेंसमेंट से लेके डेट ऑफ फायर। तो 1 जनवरी को शुरू हुआ था और आग हमारी लगी है 25 अगस्त को, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट जिस तरह से बनते हैं। पहले हम डेबिट पार्ट कवर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें प्रॉब्लम में दिया है, ऊपर के स्लाइड में दिया है 40,000। परचेजेस हमें दे दिया है 85,000। ग्रॉस प्रॉफिट में बाद में बताता हूँ आपको। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, सेल 90,000 एंड गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ये भी हमें दे दिया है 5,000। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है, तो हमारा प्रॉब्लम छोटा हो गया, हमें अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है, ऑलवेज सेल पे। तो यहाँ हमारा सेल कितना दिया है 90,000। सो 90,000 का 1/3, डायरेक्टली वी कैन राइट 1/3। 1/3 कितना होगा 30,000। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को प्लस करेंगे, 40 + 85 + 30, तो हमारा यहाँ आ गया 155। सेम फिगर यहाँ लिखेंगे। इसमें से ये दो इन्फॉर्मेशन को आप डिडक्ट करोगे, माइनस सेल एंड माइनस पर्सनल यूज, गुड टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे हमें मिला 60,000। ये 60,000 हो गया हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जब कंपनी में आग लगी तब 60,000 का माल गोडाउन में रखा हुआ था, ठीक है। आगे, अब ये 60,000 का माल था, तो इसमें से हमने कुछ माल बचा लिया जो ऊपर प्रॉब्लम में दिया था। हमारा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस निकालते हैं हम। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जब कंपनी में आग लगी तो 60,000 का माल पड़ा हुआ था, मतलब गोडाउन में था। लेस सैलवेज, सैलवेज क्या था हमारा, गुड्स सेव फ्रॉम फायर। जब आग लगी तो आपने कुछ माल बचा लिया होगा, हमने यहाँ 15,000 का माल बचा लिया था, तो हमारा एक्चुअल लॉस कितना हो गया 45,000। अब हमने पॉलिसी निकाला है ऊपर 50,000 का और हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड लॉस कितना था 60,
तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एवरेज क्लॉज ऊपर क्लियरली बोला है एवरेज क्लॉज, जब वर्ड यूज़ किया है एवरेज क्लॉज मतलब अंडर इंश्योरेंस है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लॉस। तो हमारा एक्चुअल लॉस क्या है, ये डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लॉस, ये मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी, और पॉलिसी हमें पिछले स्लाइड पे दिया था 50,000। तो 45,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्चुअल फिगर आ रहा है 37,500। तो जब हमारी कंपनी में आग लगी तो माल 60,000 का था जिसमें से हमने 15,000 बचा लिया, तो हमारा एक्चुअल लॉस वॉज 45,000, लेकिन हमने पॉलिसी 50 की निकाला और गोडाउन में माल ज़्यादा था, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 37,500 मिलेगा जो हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए।